नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। सरदार पटेल के जन्म दिवस पर मना राष्ट्रीय एकता दिवस। कांग्रेस ने लगाया इंदिरा गांधी की उपेक्षा का इल्जाम, मोदी पर बोला तीखा हमला। और देवेंद्र फडणवीस ने ली महाराष्ट्र सीएम पद की शपथ। मोदी, आडवाणी, शाह के अलावा नाना करने के बावजूद उद्धव भी रहे मौजूद। पर्दे के पीछे तनातनी के बीच मंत्रालय को लेकर मोलभाव भी जारी। चलिए, दो खास मुद्दे जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सरदार पटेल की जयंती को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस में नाराजगी एक तरीके से देखने को मिली है, तमाम तरह के राजनीतिक बयान भी देखने को मिल रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट से पहले आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ रमेश चंद्र रतन जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इरफान रसूल मौजूद हैं। हमारे साथ अजीत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ अश्विनी कुमार सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे। सबसे पहला सवाल रमेश जी आपसे ही मैं करना चाहूँगा। जिस तरीके से आज एक बड़ा आयोजन किया गया, सरदार पटेल को याद किया गया एक, और उस पर जिस तरीके से सियासत देखने को मिली, बहुत लोगों ने कहा कि कम से कम इंदिरा गांधी की समाधि स्थल पर जाना चाहिए था प्रधानमंत्री को। इसके अलावा इस तरह की भी बात हुई कि सरदार पटेल चूँकि कांग्रेस के नेता थे, उनको चुराने की कोशिश हो रही है। कैसे इन सवालों के जवाब देंगे आप? एक तो खिसियानी बिल्ली नाखून मारने वाली कहावत एक चरितार्थ है। कांग्रेस के लोगों की बहुनी मानसिकता है और बहुनी मानसिकता से पहले उनको ये जानकारी होनी चाहिए, इंदिरा गांधी का जो देहावसान हुआ वो 84 में हुआ 31 अक्टूबर को, और सरदार पटेल जी की जो जन्म जयंती है वो 31 अक्टूबर 1975 है। तो 31 अक्टूबर 1975 जो है जन्म पूर्व था, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें अंग्रेजों ने देश को बांट करके रियासतों के टुकड़े करके जो है शासन चलाया जी। और महात्मा गांधी जी जैसे व्यक्तित्व, जिसमें अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सारे में सम्मिलित होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक इतिहास लिखा। और महात्मा गांधी जी ने सीधा सीधा कहा था कि ये जो रियासतें हैं जो टुकड़ों में बटी हुई हैं, और इससे जो है तार्किक तरीके से इसको जोड़ना बिल्कुल असंभव है। अगर ये किसी के बस की बात है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही इसको जो है कार्य को, इतना कठिन कार्य है और चूंकि भौगोलिक परिस्थिति और तमाम परिस्थितियों के मुताबिक संभव नहीं था, इस कार्य को संभालने का काम बैरिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। दूसरी चीज एक और है कि आज कांग्रेसियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल नजर आ रहे हैं। क्या सरदार वल्लभ जी को चुराने वाली बात कह रहे हैं? क्या कभी उनको एहसास है कांग्रेसियों को कि आजादी के पुरोधा महात्मा गांधी जी के पूरक इस व्यक्तित्व को कभी उन्होंने जानने का प्रयास किया? और ये बहुत, मैं तो वो तो काले धन पर कहते हैं, मैं तो आज इस बात पर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, उनको शर्मिंदगी आनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर जी को पता नहीं कैसे कांग्रेसी हैं, इनको कांग्रेस की परिभाषा आती भी है कि नहीं। कांग्रेस तो जो है आपको जिस समय ये बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी नाम का कोई चीज ही नहीं थी। एक कांग्रेस समिति थी, सोसाइटी का एक स्वरूप था, और वो मूवमेंट का था, नाम था। और उस मूवमेंट के प्रोधा जो है रहे, और वो आजादी के वक्त तो थे, और मूवमेंट का नाम जो था वो जो है देश के आजादी की जंग का मूवमेंट था, और वो 1920 से लेकर के 45 तक रहे, और 45 तक रहे। इनको आजादी की सरकार चलाने के बाद कभी भी कांग्रेसियों को कभी याद नहीं आया। भारत रत्न कुर्मे को दे डाला, उनको याद नहीं आया। लेकिन आज जिस एकता अखंडता का प्रतीक बने, और ये भी बता दूं कि आज सिर्फ इसलिए नहीं कि मोदी जी भारत सरकार में प्रधानमंत्री बने हैं, ये सरकार बनने से पूर्व इस लोहा पुरुष के लिए
पूरे भारत से लोहा इकट्ठा करने और उनका जो प्रतीक जो उनकी मूर्ति है उसके बनाने के लिए सबसे पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बगुल फूंका और ये रन फॉर यूनिटी के नाम से एक मूवमेंट को भी जन्म दिया। ये सरकार बनने से पहले का प्रोग्राम था और आज भी उनका कहना ये है कि वो आरएसएस विरोधी थे और उन्होंने आरएसएस पर ये कहा कि वो कभी जो है कोई राजनीतिक पार्टी के रूप में शामिल नहीं होगी, एक सांस्कृतिक पार्टी एक सांस्कृतिक समूह के रूप में जरूर वो काम कर सकते हैं। इनको एक तो ये पता नहीं चलता कौन सी कांग्रेस की बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मरहूम इंदिरा गांधी इसी आरएसएस की तारीफ करते करते जो है थकते नहीं थे। उनको भी गलतफहमी हुई थी और वो आरएसएस जो देश की बुनियाद को 1,56,000 प्रकल्प पूरे विश्व में एक इतिहास बनाया हो और जिस आरएसएस में चाहे द्वितीय युद्ध हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना का युद्ध हो, रसद सामग्री पहुंचा करके जान पर न्यौछावर करके अपना एक इतिहास का पन्ना लिखा हो, और ऐसी जो है आरएसएस जिसने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भाईचारे के क्षेत्र में एक बुनियादी स्तंभ बनाया हो, और ऐसा जो है बुनियादी ढांचे को आज भी अगर टिप्पणी करते हैं तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी देख लीजिएगा, वो इससे पहले क्या थे। लेकिन ये इनको न कांग्रेस की परिभाषा है न इनको किसी चीज की, इनको चूंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी जो है, और देखिए देश चल पड़ा है, एकता का प्रतीक दिखने लगा है, नौजवान और बुजुर्गों की धड़कनें जो है इस तरह से एकता के रूप में पहली बार देखने को मिली है। जब मोदी जी कहते थे कि देश 125 करोड़ लोगों को चलना है, आज वो देश चल पड़ा है। अब उसमें टिप्पणी करना ये निहाती निंदनीय है। चलिए जरा बाकी पैनलिस्ट की भी राय ले लेते हैं। इरफान साहब, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सियासत आज सरदार पटेल के जन्म दिवस और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर होती हुई दिखाई दी है? भुला देती है जो कौम अपनी तारीख को, उसका जोग्राफिया बाकी नहीं रहता। जो इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल भी शायद मुश्किल हालात से गुजरने लगता है। ये तो काबिले तारीफ कदम है कि आप इतिहास की बात कर रहे हैं और उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी को नजरअंदाज करना, जिसको दुर्गा की शबीह दी हो आरएसएस ने कभी, और जिसको कभी कामरानी और कामयाबी की तरफ ले जाने में आरएसएस का हाथ रहा हो, जैसा अभी रतन साहब कह रहे थे, लेकिन आज ऐसा लगा कि जैसे इंदिरा गांधी, क्योंकि ये बात कही गई कि आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है, तो इंदिरा गांधी इस मुल्क में, अपने ही मुल्क में ऐसा लगता है कि जैसे गैर हो गई हूं, वो भी में शामिल हो गई। बड़े शौक से अगर आपको नाम लेना था तो उनके इस मौके पर उनका भी जिक्र होना चाहिए था। और मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन बीजेपी लीडर्स या कौन कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लोग इंदिरा गांधी को आज गुलपोशी या गुलहाए अकीदत या उनके स्टेच्यू के सामने गए या उनकी समाधि पे गए। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी, क्योंकि देश की प्रधानमंत्री, और देश की प्रधानमंत्री जब हो गई तो कांग्रेसी और भाजपाई का सवाल नहीं है। वहां कितने प्रधानमंत्री हुए, हर प्रधानमंत्री के जयंती के अवसर पर या पुण्यतिथि पर जाना एक परंपरा रही है, एक इतिहास रहा, एक रवायत रही है। तो यह भी इतिहास का एक हिस्सा था। तो एक इतिहास तो आपको याद है और दूसरा इतिहास आप भूल गए, ये सवाल है। अजीत जी, समाधि स्थल पे, शक्ति स्थल पे जाना चाहिए था प्रधानमंत्री को। साथ ही साथ सरदार पटेल की जयंती भी, रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम भी चलते रहते। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए था? देखिए, ये केवल आइकन्स बदलने की एक परंपरा है। एक आइकन्स को, एक सिंबल्स को आपने प्रतीक नेता मान लिया है किसी एक पार्टी की धरोहर, दूसरे को आप कह रहे हैं कि भाई ये इस पार्टी के नेता हैं। तो जब बदलाव आता है, नई सरकार बनती है, तो जाहिर है वो सारे सिंबल्स, वो सारे संस्थान ध्वस्त किए जाते हैं, नए सिरे से गढ़ने की कोशिश की जाती है। नहीं तो क्या इतिहास तो नहीं बदल सकता? आज मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं, नहीं, इतिहास नहीं बदल सकता। इतिहास सबका योगदान है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1971 के बाद, मैं यही कह रहा हूं कि आप जवाहरलाल नेहरू से लेकर पंडित जी से लेकर अगर मोदी तक के कार्यकाल में इतने सारे जो प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या हर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस या उनके शहीदी दिवस या उनके जो निधन दिवस पर क्या ऐसे कार्यक्रम होते हैं और होने चाहिए, और हर प्रधानमंत्री को ये लाजमी है कि वहां पहुंचे? इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। कहीं कोई ऐसी परंपरा नहीं, ये रवायत है। अगर आप एक पारंपरिक तौर पर या एक कटसी के विजिट के तौर पर अगर आप जाते हैं, अजीत जी मैं एक बात कहूंगा, ये बात ज्यादा डिस्कस इसलिए हो रही है कि चूंकि
सरदार पटेल साहब जो फौलादी इंसान, जो लौह पुरुष के नाम से, जिस तरह आपने बताया, लौह पुरुष को तो आडवाणी को भी खिताब दिया गया था लौह पुरुष का, लेकिन अब वो ठंडे बस्ते में चले गए, अब वो राय मशवरा देने के लिए महफूज कर दिए गए हैं। तो सवाल यह है कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो पार्टी से ऊपर उठ के होता है। जिस तरह आज मोदी साहब ने इशारा किया कि टुकड़ों में बांटने की हम उनकी कोशिश न करें, विपुल, ये इशारा दिया है प्रधानमंत्री ने। देखिए, हम जो कहना चाह रहे हैं वो केवल ये, इस आधार पे एक जर्नलिस्टिक एक विवेचना हम कर लें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। साफ है कि उन्होंने इग्नोर किया, इसमें कोई इग्नोर किया, इसमें इसको कोई बहुत विश्लेषण की हम नहीं समझते आवश्यकता। इग्नोर किया गया, ये साफ है। लेकिन उन्होंने, मैंने कहा कि नए सिंबल गढ़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी एक बहुत ही मजबूत फौलादी इरादों वाली प्रधानमंत्री रही हैं, ये जग जाहिर है। जब वो आई थी तो डम डॉल 1966 में जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उनके साथ बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक या राजनीतिक विरासत या कहानियां जुड़ी हुई हैं। उनके किस तरीके से इमरजेंसी की यादें आपको ताजा हो जाती हैं। एक दमन का भी इतिहास है, लेकिन उसके साथ साथ एक किस कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने किया है। तो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन चूंकि सरकार बदली है विपुल, इसलिए अब वो सारे प्रतिमान जो कांग्रेस के हैं वो धीरे धीरे छोड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री देश को होता। एक सेकंड, अश्विनी जी एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं, उसका ब्रेक का वक्त हो गया। अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार बदलने के साथ साथ देश के आइकन्स भी बदलते रहेंगे क्या आने वाले समय में भी? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। विपुल, ये तो इतिहास रहा है कि जब सरकार बदलती है, विचारधारा बदलती है, तो प्रतिमान भी बदलते हैं। लेकिन आपकी जो बहस है, इसके दो पहलू होने चाहिए थे, लेकिन इसकी शुरुआत सिर्फ विवादित पहलू से हुई। अगर सरदार पटेल की याद में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कांग्रेस का भी दोष है। पटेल का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारत, जो आधुनिक भारत है, उसके एकीकरण में किसी से भी कम नहीं था, या अगर ये मैं कहूं कहीं ज्यादा था तो ज्यादा सही होगा। इसके बावजूद पिछले 6.5 दशक में एक तरह से उनका नाम तो रहा, अखबारों में उनके जन्म दिवस और पुण्यतिथि पर इश्तिहार भी छपे, लेकिन बस वहीं तक महदूद रहा। यानी अगर पटेल के जन्म दिवस पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, हमें 6.5 दशक से ज्यादा का समय लग गया आयोजित करने में, हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। और लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जिसका आपने जिक्र किया, जिसके इर्द गिर्द आपकी डिबेट सिमटी रही, वो था विवाद। कांग्रेस ने एक आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी की अनदेखी हुई। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो इंदिरा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेता हैं, वो वक्त और समय का और तमाम प्रतिमानों से ऊपर के नेता हैं ये लोग। हालांकि इंदिरा गांधी के दौर में एक ऐसा फेज भी रहा इमरजेंसी के दौरान, जब जिसे हम भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय कहते हैं, वो दौर भी रहा। लेकिन इस सब के बावजूद इंदिरा गांधी का जो योगदान है भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में और भारत को सशक्त करने की दिशा में, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया, INAD को याद किया, लेकिन अगर वो उनकी समाधि स्थल पर जाके श्रद्धा सुमन अर्पित करते तो बहुत अच्छा होता और इस विवाद की गुंजाइश भी नहीं बचती। रही बात जहां तक कांग्रेस का रिएक्शन है, पटेल, सरदार पटेल को लेकर जिस तरह से दोनों दलों के बीच खींचतान दावेदारी चल रही है, तो सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी जैसे जो लोग हैं, वो किसी एक दल, किसी एक विचारधारा और किसी एक सरहदी सीमाओं में आप उनको कैद नहीं कर सकते। वो विचार हैं, उनके विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनका काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इस देश की थाती है, इस देश की पूंजी है, इस देश की संपत्ति है। उनको दल और 11 नवंबर को मौलाना आजाद का बर्थडे है, इस तरह आप मनाइए। कौन सा प्रोग्राम आयोजित करेंगे? छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। सबका हक है फिर इस मुल्क पे। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हम बातचीत कर रहे थे किस तरीके से आज देश भर में सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, पूरा देश एक साथ दौड़ा, लेकिन इसके साथ कुछ विवाद भी सामने आए और
इसको एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि एक तरीके से जो नेता हैं कांग्रेस के उनको चुराने की कोशिश कर रहे हैं ये बीजेपी। साथ ही ये भी कहा गया कि इंदिरा गांधी को इग्नोर किया गया, इस पर भी नाराजगी जाहिर की गई। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं और एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सलामतुल्लाह खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। इसके अलावा रमेश चंद्र रतन जी हैं बीजेपी से, हमारे साथ अजीत वर्मा जी लगातार बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ अश्विनी कुमार सिंह मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे। सलामतुल्लाह खान साहब, आपसे बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, ये आज जो आयोजन किया गया निश्चित रूप से सारे देश में इसकी सराहना हो रही है और इस देश को इस शक्ल में बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल का रहा है, लेकिन आज जो कांग्रेस जो इल्ज़ाम लगा रही है आज की इंदिरा गांधी को अवॉइड करने का, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं और आज के इस आयोजन को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हमारे प्रधानमंत्री जी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं जी। और एक परंपरा चली आ रही थी कि जो भी प्रधानमंत्री होता था वो एक्स प्रधानमंत्री की समाधि पे जाके जो भी होमेज पे करना है वो किया जाता है। मैं ये समझता था कि मेरी ज़ाती राय थी कि प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था, उससे उनका कद बड़ा होता, छोटा नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री की गरिमा सब चीज़ों से ऊपर है जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत समझदार हैं। ये चूक कैसे हो गई, ये होनी नहीं चाहिए थी। और उन्होंने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि हमें दलगत से ऊपर उठ के भारत को देखना है और हिंदुस्तान का काम चलाना है जी। तो ये आज का करना और कहने में फर्क हो गया। जहां तक मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने सरदार पटेल को किया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कांग्रेसी की हैसियत से किया, ठीक है, हो सकता है गुजरात की हैसियत से किया हो, ये भी है। पहले तो किसी ने नहीं किया, वाजपेयी जी ने नहीं किया, वाजपेयी जी को करना चाहिए था, कांग्रेस को खुद भी करना चाहिए था, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैं उसको उस तरह लेता हूं। और खुद नरेंद्र मोदी जी को यह भी सोचा कि पहले वाजपेयी जी रहे प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह रहे, मोरारजी देसाई रहे, सब लोग जाते रहे, इससे उनकी गरिमा बढ़ी है, उनकी गरिमा कम नहीं हुई। उस चीज को उनको जरा, उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने शायद इतिहास उनको नहीं बताया, एक चला आ रहा है, उसको करते उनका उससे कद बड़ा होता, छोटा नहीं होता। रमेश जी, ये तमाम लोगों को लग रहा है कि ये इतना बड़ा आयोजन रहा, देश भर में लोग दौड़ते हुए नजर आए, तमाम अलग अलग पार्टियों से लोग दौड़ते हुए नजर आए प्रधानमंत्री की अपील पर। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया, अगर वहां चले जाते तो उनका ये बड़प्पन कहलाता। क्यों इस तरह की चीज, जब वो खुद दलगत राजनीति से ऊपर हटने की बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमसे सलामतुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि एक बिना मतलब का उन्होंने कहीं छुप के किसी बिना मतलब का विवाद जो है, ऐसे दिन, जबकि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं कि एक आदमी जो इतिहास में उस तरीके से यूथ उस तरीके से याद नहीं कर पा रहा था, उनको एक नई पहचान दी है, उसके योगदान को याद किया गया। ऐसे में इस तरह की चूक आपको लगती है कि ये थोड़ी गलत हुई? नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये कि ये एक अननेसेसरी कांग्रेसियों ने इसको जन्म दे दिया आज की वाली बात को। कांग्रेस को छोड़िए, अगर जाना चाहिए था, दूसरे लोग वो मौका दूसरे लेने वाली बात जो है, पहली चीज तो यह है कि उनके दिल दिमाग में इस तरह की कोई बात होती तो वो ट्वीट करके आयरन लेडी के रूप में वो जो अपनी श्रद्धांजलि समर्पित नहीं करते। दूसरी तरफ यह है कि कांग्रेस के लोगों का दो तरह की बात को करना, कि एक तरफ तो कहना कि इंदिरा गांधी की उपेक्षा की, और दूसरी तरफ ये कहना कि हमारे जो सरदार पटेल को चुरा लिया। ये दोनों विपरीत धारा को दोनों ही अपने बता रहे हैं। इधर उनको अपना बता रहे हैं, उनको चुरा लिया, यानी आज तक उनको इस बात की चिंता नहीं रही जिस पर मरहूम इंदिरा गांधी ने राजपाट किया, शासन किया। न तो मरहूम इंदिरा गांधी को कभी याद आया, मरहूम इंदिरा गांधी के शासन आज तक कांग्रेसियों को, मैं तो फिर कह रहा हूं, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, जिस लोह पुरुष ने जिस भारत की एकता अखंडता को आजादी के स्वरूप पर सजो करके इनको प्रधानमंत्री का रूप दिया, आज पुण्यतिथि के बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं, जिंदा दिली के बारे में कभी इनके जहर में नहीं आया, तो ये घिनौनी बात है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिस पर आजादी की जंग कर बुनियाद डली और जिस पर इन्होंने मक्खन मलाई मारा
और मुझे नहीं कहना चाहिए आज पुण्यतिथि वाले दिन इंदिरा गांधी को 1975 को ठीक नहीं, मैं उस रूप में नहीं ले जाना चाह रहा, लेकिन इनको ये भी सोचना चाहिए जब दोनों को अपना बता रहे हैं तो इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने सजा करके देश की एकता 562 रियासत को एक करके देश की एकता अखंडता को करके उनकी चिंता नहीं हुई, ट्वीट करके मोदी जी ने शोक श्रद्धांजलि दी और इसके बाद जो महान लौह पुरुष है उसको जो है अपना देश की एकता के प्रतीक से जोड़ने का काम ऐतिहासिक किया, देश को दौड़ाया, देश की एकता का स्वरूप बनाया, तो इसमें कोई टिप्पणी करने का बदला ले रहे हैं आप, बदला ले रहे हैं, मतलब चूंकि उन्होंने उनको याद नहीं किया तो आप यहाँ पे इस तरीके से मैं अपने भाई की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। यहाँ क्वेश्चन आयरन लेडी और एक उसकी बात नहीं है कि वो कैसी औरत थी, वो प्रधानमंत्री थी हिंदुस्तान की, और प्रधानमंत्री के श्रद्धांजलि दे दी ना। नहीं, वो देखिए आप क्या, हमने इसको नहीं कह रहे कि जो एक परंपरा थी उससे उनका कद बड़ा होता, ऐसा नहीं है, और वाजपेयी जी ने किया। अगर आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने सही किया तो वाजपेयी जी ने गलत किया, कहिए फिर ये बात भी आप, ये क्यों नहीं कह रहे? ऐसा है परंपरा, नहीं, इसी बात को कहिए आप। ट्वीट किया है आप नहीं, ट्वीट को छोड़ दिए, क्यों वाजपेयी जी क्यों जाते रहे? वाजपेयी जी गलत कर रहे थे, कहिए। नहीं, क्यों गलत कहे फिर लेकिन ट्वीट तो उनका कद बड़ा होता, वो उनकी इमेज और बढ़ती, और उन्होंने खुद बार बार ये बात कही है कि हम इन सब चीजों से ऊपर उठना चाह रहे। भाई एक 5 मिनट आप उनके लिए निकाल लेते, कौन सी ऐसी बड़ी बात थी? वो हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की नहीं थी, और मोदी जी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, बीजेपी के नहीं है। विपुल, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, मैं कुछ ऐड करना, लेकिन उसी तरीके से जो ट्वीट करके और जो आज का ऐतिहासिक दिन था राष्ट्रीय एकता अखंडता का, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हम उसका स्वागत कर रहे हैं, वो अच्छा क्या याद किया, तो वो करना था, कह रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कांग्रेस ने नहीं करा, गलत करा, हम ये बात कर लिया। लेकिन यहाँ मसला है क्योंकि वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं थे, जाना इतना फर्क है, प्रधानमंत्री नहीं थे, उनके प्रधानमंत्री नहीं थे, यही गलतफहमी है। नहीं, गलतफहमी नहीं, सही है, ये इतिहास है, उन्होंने ओथ नहीं ली प्रधानमंत्री की, और राष्ट्रपति ने ओथ नहीं दिलाई। ऐसी बात को कहना आपका नजरिया बहुत ही, मुझे लग रहा है, संकीर्ण भरा है। प्रधानमंत्री छोड़िए ना, देश को सजा करके एकता को बांध करके 562 रियासत को जो अंग्रेज तोड़ के गए थे, अकेले उन्होंने नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने करी। क्या गलतफहमी करी? अरे आपको समझिएगा, नॉलेज नहीं है आपको, ये मालूम होना चाहिए। महात्मा गांधी अब आप आए, आपको नहीं, महात्मा गांधी जी ने ये जिम्मेदारी बैरिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल पर दी थी कि आप इन रियासतों को एक करने का कार्य आपको बाकी पैनलिस्ट भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक बात है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की आप बात करते हैं, तो इन लोगों का जो कद है वो अपने पदों से बड़ा है। आपने कहा प्रधानमंत्री नहीं थे, मेरी आपत्ति इस बात पर है, वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई नहीं, इन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं थे। वही तो कह रहा हूं, बात आज का ऐसे लोगों के ऐसे हमने देखिए, आप पहले इस बात को समझ लें, महात्मा गांधी प्रधानमंत्री से ऊपर है, हमने वेलकम किया है, ऐसे जो कांग्रेस ने नहीं किया, गलत किया, हम कह रहे हैं, ऐसे लोगों को पद और दायरे में बांधने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री की। देखिए, प्रधानमंत्री जो है सलामुल्लाह साहब, जवाहरलाल नेहरू से लेकर गुलजारी लाल नंदा भी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद आपके पास इंदिरा गांधी तो हैं ही, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर साहब गुजर गए, चरण सिंह थे, राजीव गांधी थे, वीपी सिंह थे, आपके पास आपके पास इंद्र कुमार गुजराल हैं, नरसिम्हा राव हैं, तो आपके पास पूर्व प्रधानमंत्रियों की कमी नहीं है जो दिवंगत हो चुके हैं, और उनकी समाधि पर प्रधानमंत्री का जाना एक कर्टसी कॉल जरूर हो सकता है, आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, आवश्यक की बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये कहने की कोशिश हो रही है कि यहाँ पे सिंबल जो गढ़े जा रहे हैं वो नए सिरे से गढ़े जा रहे हैं। यहाँ पे यूनिटी डे मनाया गया पटेल साहब की स्मृति में। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि डिस्कशन इस बात पर है कि क्या नए सिरे से नई सरकार अपने मुताबिक सिंबल गढ़ रही है।
ये मुद्दा है। और इस मुद्दे में ये देखा जाएगा कि मेरे से किसी जो के सवाल किया काम- इस मुद्दे सुनिए, का नहीं किया इन्होंने। सलामुल्लाह साहब, काम और प्रतिष्ठा और परफॉर्मेंस, ये दोनों को गढ़कर, दोनों को मिलाकर ही चरित्र का निर्माण होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, बहुत आयरन लेडी मानी जाती हैं। उनके कार्य क्षेत्र पर, उनके कार्यों पर हम नजर डालते हैं, वल्लभ भाई पटेल के भी कार्यों पर नजर डालते हैं, और एक तुलना इसी बहाने हमें करने का मौका मिलता है। तो उस तुलना की आज घड़ी है, तुलना का आज मौका है। मैं तो आपसे इसी इसमें बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। हम तुलना करने बिल्कुल नहीं बैठे उनकी, तुलना- और ना हम इस काबिल हैं कि हम तुलना करें उन दोनों के कामों की। नहीं, काबिल का सवाल बिल्कुल नहीं है। सवाल भारत तुलना का यहाँ कोई सवाल नहीं है, और हमें सवाल- कोई तुलना का मतलब ही नहीं है हमारा करने का। सवाल देखिए, आज अगर प्रधानमंत्री नहीं जाते तो हैं नाम लेना किसी कार्यक्रम में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तुलना नहीं करेंगे, हमने तो welcome उसी किया। के लिए तो है। नहीं, आज तुलना- इश्यू तो सबसे बड़ा वही नहीं, है, बिल्कुल वही तुलना की बात ऐतिहासिक दिन नहीं। है। उसी ऐतिहासिक दिन को कांग्रेस तुलना को करने का तोड़ना दिन नहीं है है, ये। उपेक्षा से ये तोड़ना तुलना है। करने का असली दिन मुद्दा नहीं तो है। वही है, ये तुलना असली करने का तो दिन वही नहीं है। है। एक सवाल आपसे रमेश जी, क्योंकि अब अगले विषय पे जाएंगे। क्या नए सिंबल गढ़े जा रहे हैं? क्या सरकार बदलने के साथ सिंबल भी बदले जाएंगे? क्योंकि इस तरह के भी संकेत मिले थे इतिहास को लेकर के और एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। आरएसएस के साथ एक बैठक भी हुई है स्मृति ईरानी की, और इस तरह की खबरें आई हैं कि अब नए तरीके से पाठ्यक्रम भी तैयार होगा। तो क्या सरकार बदलने के साथ क्या देश की सोच बदलनी शुरू होगी? क्या इतिहास बदले जाएंगे और क्या सिंबल भी बदले विपुल जाएंगे? जी, पहली चीज तो ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस, जिसके बारे में सोचना, इतिहास पुरुष जो भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री दलगत राजनीति से अलग हट करके देश के 125 करोड़ की चिंता को रखते हुए उनके बीच में जो पुरोधा रहे हैं, जो प्रतीक रहे हैं, उनका ऐतिहासिक स्वरूप को संजोने का काम भारत सरकार करेगी, कटिबद्ध है। चाहे वो किसी जात के, पंथ के, धर्म के हों, इस चीज का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी चीज एक और है कि हमारी कांग्रेस के लोग तथा कथित ये धर्म निरपेक्षता की आड़ को ओढ़ना जो बंद कर दें, संकीर्णता को बंद कर दें। अभी भी कल भी टिप्पणी हो रही थी कई चैनल पर इमाम साहब का, माननीय मोदी जी ने देश के कई सार्क कंट्री से, चाहे चाइना, अभी जापान, कहीं भी गए हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा है कि देश का मेरा मुस्लिम वो जवाब देने में सक्षम है, और हुर्रियत तो ये तमाम लोगों को। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा 125 करोड़ में कभी जात, धर्म, पंथ को लेकर के बात नहीं की। अभी कुछ लोग टीवी पर, चैनल पर वो कह रहे थे कि ये अखिलेश समाज के लिए क्या किया। आपको पट्टी बांध करके सो रहे हैं क्या आप? अभी आपने बजट देखा, बजट में सबसे पहले चिंता जो की, और आज भी ये देश के लिए, एकता के लिए कहीं जात धर्म से पार्टी सरकार नहीं चलेगी। सिंबल बदलेंगे क्या? सिंबल बदलेंगे? ऐसा है जो आइकॉन देश के हैं, मुद्दे से थोड़ा डिबेट हो रही है। सिंबल बदलेंगे क्या? सिंबल रमेश बदलेंगे? जी, ऐसा है जो दौड़ने से भी काम नहीं चलेगा। देश केवल दौड़ने से और केवल कार्यक्रम आयोजित करने से नहीं चलेगा। आपको जमीनी स्तर पर बताना होगा। देश की आज मांग है कि आपको इतने महीने सरकार में आए हुए, मई से आप सरकार में हैं, गरीबी कहां घटी, कहां महंगाई घटी है, कहां रोजगार मिल रहा है, रोजगार सृजन कहां हो रहा है? जी, छठी बात तो नहीं डीजल हो रहा। पेट्रोल नीचे आ गया, विकास दर आपकी कहां जा रही है? आपके तमाम वो चीजें 4 महीने में 67 साल की उसको देख करके, और आप जो 12 महीने नीचे आ गया, आपने बाजार के हवाले कर दिया। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आखिरी कमेंट कीजिए। ये चर्चा थोड़ी सी डिविएट हो गई है। मैं आपने एक सवाल पूछा था कि क्या सोच बदल रही है? जब सोच बदलती है तभी सरकार बदलती है। सरकार बदली है तो जाहिर बात है जनता की सोच बदली है। लेकिन सोच बदलना वर्तमान में, और क्या इतिहास भी बदलेगा क्या? मुझे आपने सोच पर सवाल किया था तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। सोच बदलती है तभी सरकार बदली है, सोच बदली है, जनता की सरकार बदली है, ये एक तथ्य है। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, मेरी बात वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि हर 5 साल पे अगर सरकार बदलेगी इसका मतलब ये जो नहीं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्र निर्माण के जो प्रतिमान है, जो व्यक्ति है जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, जिन्होंने इस नव राष्ट्र का निर्माण किया, आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। उनको लेकर इस देश की सोच नहीं बदलती, उनको लेकर जो आदर भाव इस देश की जनता में होता है वो नहीं बदलता। उनको किन्हीं दायरों में नहीं बांधा जा सकता, उनको दलगत राजनीति में नहीं बांधा जा सकता। भाई अपनी अपनी राजनीति के लिए लोग उनके नामों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनता जानती है उनके योगदान को और उनके पुरुषार्थ को, उनके काम को। लिहाजा सोच बदल सकती है, सरकारें बदल सकती है, लेकिन न वो प्रतिमान बदले हैं और न बदलेंगे।
अब तक अन्य सरकारों ने किया था ऐसा, उसी दायरे में रहते दलगत उसमें। लेकिन मेरा तर्क ये भी है कि इस सोच के बदलने के साथ साथ प्रधानमंत्री को देश की आजादी में जान गंवाने वाले उन शहीदों को भी नहीं भूलना चाहिए, उन क्रांतिकारी शहीदों को भी याद रखना पड़ेगा जो 1925 के मूवमेंट में उन्होंने शुरू किया था। और एक बहुत बड़ा आंदोलन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और इत्यादि बिस्मिल ने जो शुरू किया था, उस आंदोलन को अगर आप भूलते हैं, उन प्रतिमानों को भी आप भुलाते हैं। हम सरकारी स्तर की बात कर रहे हैं। देखिए आधिकारिक नारे की बात नहीं, नारे की बात नहीं। लोगों को चिंता है सरकार को। 11 नवंबर को मौलाना आजाद का भी जन्मदिन है, तो क्या कुछ विशेष आयोजन उस दिन भी हो रहा है क्या? आने दीजिएगा ना। चलिए सरकार और पार्टी दोनों एक बात फिर कहता हूं मैं, संसद में क्यों नहीं नाम है, ये जो लोग हैं, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो नेहरू हो, गांधी हो, या फॉर दैट मैटर इंदिरा गांधी हो, ये लोग राजनीतिक और दलों और दायरों से मुक्त लोग हैं। इन्होंने इस देश के लिए जो किया है उसका उदाहरण भी देना बहुत मुश्किल है। लिहाजा इनको दलों में नहीं कैद करना चाहिए, इनको दायरों में नहीं बांधना चाहिए। कम से कम इन नामों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चले इसी विचार के साथ इस सेगमेंट को हम वाइंड अप करते हैं और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जो अभी तक निचोड़ निकला वो यही है कि हमें अपने प्रतीकों, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए और उनकी महत्ता हमेशा जो है वो बनी रहेगी। दलगत राजनीति से हमेशा ऊपर उठ करके इनका सम्मान हमेशा होते रहना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे महाराष्ट्र। हमारे क्रांतिकारी साथियों का नाम आपको नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन भगत सिंह और बिस्मिल आजाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। आज महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पे देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। उनके साथ 7 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। लेकिन सबसे आश्चर्य और सबसे बेहतर बात यह दिखाई दी कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे वहां मौजूद थे। दिन भर इस बात को लेकर सस्पेंस चलता रहा कि शिवसेना आएगी, शिवसेना नहीं आएगी। लेकिन कहा जाता है कि अमित शाह के फोन करने के बाद शिवसेना के न सिर्फ प्रमुख उद्धव ठाकरे आए बल्कि तमाम सांसद और विधायक भी वहां पर मौजूद रहे। अब इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि आगे सरकार कैसे चलेगी, क्या अभी भी मंत्रियों को लेकर के मोलभाव होगा या फिर किस तरीके से कैसे ये गठबंधन आगे चलेगा, ये अगले 5 साल कैसे गुजरेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सलामतुल्लाह खान साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे रमेश चंद्र रतन जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा हमारे साथ अश्विनी कुमार सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे, और हमारे साथ मौजूद हैं अजीत वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे। सबसे पहले अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं। अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, बहुमत है नहीं, समर्थन चाहिए। शिवसेना को जिस तरीके से अवॉइड किया जा रहा है, एक तरीके से दबाव तो लगातार बना ही हुआ है शिवसेना के ऊपर। आज भी वो आखिरी मोमेंट तक, ये आधे घंटे तक ये स्थिति, 1 घंटे तक पहले स्पष्ट नहीं थी कि शिवसेना वहाँ पर मौजूद होगी या नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर शिवसेना पहुंची। अब क्या लग रहा है आपको कि आगे ये 5 साल कैसे गुजरने वाले हैं? देखिए, इस कला में बीजेपी बहुत माहिर नहीं है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाने में माहिर नहीं है। एक वोट से उसकी सरकार गिर जाती है अगर राष्ट्रीय स्तर पर, और वही कांग्रेस की अल्पमत की सरकार 2 टर्म पूरा कर लेती है। एक बार जब वामपंथी मोर्चे ने समर्थन वापस लिया था, और दूसरी बार जब उसके पास इतना समर्थन नहीं था और बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई बाहर से समर्थन दिया जा रहा है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी और बीएसपी से। तो एक तो ये है, वहां पे स्थिति ये है बीजेपी के सामने कि एनसीपी उसको अनकंडीशनल सपोर्ट देने को राजी है, लेकिन
एनसीपी का अनकंडीशनल सपोर्ट घातक है, क्योंकि दोनों नेचुरल एलाइज नहीं है। बीजेपी के सामने मुश्किल यह है कि क्या करे, क्योंकि शिवसेना अभी भी बिग ब्रदर्स की भूमिका निभाना चाहता है, जबकि उसके पास सीटों की संख्या कम है। दोनों का एक कोर मोटिव है, दोनों का कोर इंटेंशन है, वोट बैंक भी एक है। बीजेपी को डर है कि अगर इसका फैलाव अगर बढ़ेगा तो हम फिर हमारा उभार फिर से रुक जाएगा। तो बीजेपी उसको उस भूमिका में आने नहीं देना चाहती। जो मुख्य पदों की मांग थी, जो मुख्य मंत्रालय की मांग थी, होम मिनिस्ट्री की मांग थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की मांग थी, डिप्टी सीएम की मांग कर रहे थे उद्धव ठाकरे, तो इस पे कंप्रोमाइज नहीं हो पाया, इसीलिए ये चल रहा था। और यही वजह थी, सीटों के तालमेल के ना हो पाने की वजह से ही दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। तो अब ये तय हो गया है कि किसके पास क्या स्ट्रेंथ है। अब बीजेपी को पता है कि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो जाहिर है वो शिवसेना को इतना फ्रीडम नहीं देना चाहती जो कल को उस पर हावी हो जाए। लेकिन शिवसेना और बीजेपी का नेचुरल अलायंस होगा ही। इन दोनों की मजबूरी है साथ मिलकर सरकार चलाने की, तो दोनों मिलकर सरकार तो चलाएंगे, लेकिन खींचतान बनी रहेगी। मैं फिर से विपुल एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि इस खींचतान के बावजूद अभी जो मुख्यमंत्री बने उनके सामने शिवसेना से ज्यादा खतरा अपने महत्वाकांक्षी अन्य मित्रों को साधने की होगी, जो सब मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। अश्विनी जी, आप कैसे जज कर रहे हैं इस पूरी स्थिति को? आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो स्थिति बनी हुई है, ये 5 साल आपको लगता है स्मूथ रहेंगे या काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, जिस तरह चुनाव के पहले, चुनाव के नतीजों के बाद और आखिरी मोमेंट तक देखने को मिले होता? देखिए विपुल, अजीत जी की बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन कुछ और बातें हैं जो इसमें ऐड करना चाहूंगा। आपने 2 सवाल किए कि क्या 5 साल तक उहापोह रहेगी, क्या उतार चढ़ाव होंगे। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, अगर हम देखें तो वहां मुख्यमंत्री बहुत बदले जाते हैं। सरकार किसी की रही हो, चाहे एक बार बीजेपी शिवसेना की सरकार रही है, एनसीपी कांग्रेस की सरकार रही है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार, वहां मुख्यमंत्री बहुत बदले जाते हैं। तो इस दृष्टि से उहापोह हो सकती है, उठापटक हो सकती है। रही बात इन दोनों दलों के साथ मिलकर सरकार चलाने की, तो मैं आपको चुनाव के नतीजे आने के बाद जो तत्काल बयान आए थे कुछ दोनों तरफ से, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा। किसी ने कहा साहब हमारा गोत्र एक है, किसी ने कहा हमारा ब्लड ग्रुप एक है। तो जाहिर बात है कि दोनों दल एक दूसरे के नेचुरल लाई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको शिवसेना को देखना होगा। शिवसेना का जो इतिहास रहा है वो हनक की राजनीति का रहा है, हंगामे की राजनीति का रहा है। वो हनक के दम पे सरकार चलाती है। जो उसका वोट बैंक है, अगर आप शिवसेना से अलग हुई एमएनएस को देखें तो उसका भी ढर्रा वही है, ठोकशाही की। अगर महाराष्ट्र की भाषा में कहें तो ठोकशाही की सियासत करती है शिवसेना या एमएनएस। अब इन चुनाव नतीजों से शिवसेना जाहिर बात है थोड़ा बैकफुट पे आई, हालांकि उसको नुकसान नहीं हुआ, उसका फायदा हुआ है। इसके बावजूद वो बिग ब्रदर से स्मॉल ब्रदर या यंग ब्रदर के रोल में आ गई है। उसे पता है कि उसे बीजेपी को समर्थन देना है, सरकार चलानी है, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलानी है। यानी लेकिन जो ये सरकार में रहेगी या नहीं रहेगी, सर मंत्री उसके बनेंगे या नहीं बनेंगे, बाहर से समर्थन देगी? शुरुआती दौर में हो सकता है कि मंत्री न बने, लेकिन एट लेटर स्टेज बिल्कुल शामिल होंगे। और वो लेटर स्टेज बहुत ज्यादा दिन की नहीं होगी, महीने, 2 महीने, 3 महीने की हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परिदृश्य क्यों तैयार किया जा रहा है, क्यों उद्धव बार बार उठे हुए हैं, ये जानते हुए क्यों या यूं कहें कि रूठने का नाटक कर रहे हैं, क्यों ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम बीजेपी को आसानी से नहीं जाने देना समर्थन नहीं दे रहे हैं। इसका कारण है कि जो उनकी हनक, ठोकशाही और हंगामे की सियासत है, उनका जो वोटर है उसको यह संदेश देना चाहते हैं कि बाला साहब नहीं है, अब मैं हूं। और उनके ना होने की कमी तो जरूर है, लेकिन जो उनका ढर्रा सियासत का था वो नहीं बदला है। शिवसेना भले स्मॉल ब्रदर के रोल में आई है, लेकिन शिवसेना अभी बिग ब्रदर है। अभी जब मराठा प्राइड की बात कर रहे हैं, मराठा प्राइड और जो हनक वाली है वो सिर्फ अपने वोटर, अपने समर्थकों, अपने सिंपैथाइजर्स को हनक जो है वो दिखाना चाहते हैं और वो दिखा रहे हैं। सलामतुल्लाह खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र की स्थिति को? अब जो स्थिति बनी हुई है इसमें तो कोई दो राय नहीं है, शिवसेना ने स्पष्ट रूप से ये कर दिया है कि वो समर्थन। सबसे बड़ी चीज है कि शिवसेना जो भी कर रही है वो गलत कर रही है। उन्हें जनता के मैंडेट का इज्जत करनी चाहिए। बीजेपी को मैंडेट मिला है, बीजेपी को उनको सपोर्ट करना चाहिए। जनता ने तो वो तो उसके लिए तो हाँ कर दिया उन्होंने। अभी कुछ जब कर दिया, फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, हाँ, नहीं फिर मैंडेट तो नहीं मिला, बट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, चारों पार्टियों से दुगनी सीटें हैं।
मतलब ये भी नहीं कि 2 4 5 सीट का फर्क है, दुगनी सीटें हैं, तो उसमें जनता के भावना का ख्याल करते हुए उनको सपोर्ट दे देनी चाहिए। अब उनको ये चीफ मिनिस्टर पर और प्रधानमंत्री पर छोड़ देना चाहिए, बल्कि उनको कोई परेशानी चीफ मिनिस्टर से है, प्रधानमंत्री से बात करें, जो प्रधानमंत्री के उस पर उनको करना चाहिए, सीधी सी बात है। और वहां पे सरकार चलानी चाहिए और स्टेबल सरकार चलानी चाहिए, क्योंकि वो महाराष्ट्र नहीं है, वो इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है। तो उनको उस चीज को भी देखना है कि उसका असर मुल्क पर नहीं पड़ना चाहिए। और मैं ये समझता हूं, मेरी उनकी बल्कि आपके चैनल से अपील है आपके, कि वो उसको मैंडेट को समझ में सामने रख के अपने फैसले करें, ना कि आपके हनक को सामने रख के फैसले करें। आपसे जानना चाहेंगे रमेश जी, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर एक एरोगेंस आ गया है इस बात का, जिस तरीके से उसे जीत मिली है, उस अपने सहयोगी दलों के से लगातार उसके संबंध खराब हो रहे हैं, शिवसेना को जिस तरीके से अवॉइड किया जा रहा है, जीत जब वहाँ शिवसेना की तरफ से जब हाथ बढ़ाने की कोशिश भी हुई तो भी बैकडोर से इस तरह की खबरें आ रही हैं, तमाम अखबारों में इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, माफ़ी मांगे उद्धव ठाकरे, सार्वजनिक रूप से मांगे या व्यक्तिगत रूप से मांगे, कि जो बयान उन्होंने दिए हैं, मंत्री पद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी तक शपथ ग्रहण समारोह हो गया, ये स्पष्ट नहीं है शिवसेना सरकार में शामिल होगी या बाहर से समर्थन देगी। बस हम दोनों की विचारधारा एक है, हमारी सोच एक है, इस तरह के बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। लेकिन आखिर में आज भी 1 घंटे 1.5 घंटे तक पहले तक इतनी पुरानी आपकी एलाई रही, इस पर सस्पेंस रहा कि वो आपके शपथ ग्रहण समारोह में आएगी या नहीं, बल्कि कांग्रेस और एनसीपी को लेकर के क्लैरिटी थी कि वो आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन क्यों स्थिति ऐसी है? सबसे पहले तो 2.5 दशक तक दोनों साथ साथ रहे हैं और एक दूसरे की हर चीज से वाकिफ हैं, तो इतना लंबा समय तक साथ साथ रहना, वो किसी कारणवश जो है चुनाव के टाइम पर जो है आपस में सीटों के बंटवारे पर ऐसा हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट मोमेंट तक इसको बनाए रखने का काम किया। और आज भी अमित शाह जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन किया, तो पार्टी की तरफ से ऐसा किसी टाइप का कोई नहीं है और एमिकेबली बात निपट जाएगी और निपट ही नहीं जाएगी। बहुत लोग इस तरह के जो आप कर रहे हैं कॉल करना, लोग कह रहे हैं कि लाठी भी दिखा रहे हैं और घास भी खिला रहे हैं आगे से। नहीं, लोग अब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो एक अलग पार्ट है उनका, लेकिन इतना निश्चित है कि वो दोनों एलाइज हैं, नेचुरल एलाइज हैं, वो दोनों साथ साथ मिलकर के सरकार चलाएंगे और पूरा 5 वर्ष तक अच्छी तरह सरकार चलेगी। कोई किसी टाइप का इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, 1-2 मंत्रियों को उनके भी शपथ दिला देते हैं। नहीं, अब जो भी ऐसा है कि म्यूचुअल नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टिकट के टाइम पर जो रहा और दोनों ही, जब जैसा कि आप भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे के ब्लड ग्रुप भी और सारी चीजें सेम बताते हैं। और हमने सही बात है, 25 वर्ष तक जो है दोनों साथ साथ रहे हैं और निश्चित ही वो निपट जाएगा, सरकार मिलकर के चलाएंगे और पूरा समय जो है बढ़िया बेहतरीन तरीके से सरकार चलेगी। देखिए, हॉर्स एंड स्टिक पॉलिसी जो आपने कही है वो सही बात, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से अमित शाह जी का फोन गया कि आप आइए शपथ ग्रहण समारोह में, फिलर चला गया है। और ये भी देख लीजिए कि आज जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है वो रीजन, कास्ट और बाकी के आधार पर है, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना के मंत्रियों के लिए वो जगह छोड़ी गई है। अगर आप पूरे गौर से इसका विश्लेषण करें तो 8 और 2 तो जो कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं, इसके इतर जो जगह जो छोड़ी गई है वो शिवसेना के लिए एक फिलर के तौर पे काम करेगा। उसको ये बैक चैनल से ये साफ साफ मैसेज दिया जा रहा है कि वी आर ओपन एज यू आर ओपन, तो हम लोग तैयार। कुल मिला के अगर देखें ना तो ये शिवसेना के लिए सर्वाइवल का सवाल है, क्योंकि दोनों का कॉमन ग्राउंड है, कॉमन वोट बैंक है आपने कहा, और एक ही तरह का जब मतदाता होता है तो, और जब कोई पार्टी राइज पे होती है तो जो छोटी पार्टी पे बचती है उसे हमेशा डर होता है कि उसका वोट शेयर चला जाएगा। टिकट पे भी थोड़ा सा वही हुआ, देखिए वो जिद वाला स्टेप छोड़ना पड़ेगा। पार्टी हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी वो दौर जा चुकी है, वो दौर गुजर चुका है। शिवसेना जो अपनी हनक और हंगामे की राजनीति है उसका संदेश अपने वोटर को दे रही है, वो जानती है और उसका ये फैसला लगभग हो चुका होगा अब तक कि उसे मंत्रिमंडल ज्वाइन करना है। और उद्धव का आज के शपथ ग्रहण में शामिल होना इस बात का साफ साफ संकेत है कि साहब चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, लेकिन अब उन्हें यह खाली दिखाना भर है अपने वोटर को, अपने सिंपैथाइजर को, अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को, साहब शिवसेना का अस्तित्व है और उसी मजबूती के साथ है जिस मजबूती के साथ वो बाला साहब के जमाने में हुआ करता था। शिवसेना बीजेपी के सामने बेंट नहीं हुई है। ये संदेश उद्धव ठाकरे अपने वोटर्स को, अपने मतदाताओं को देना चाहते हैं। लास्ट मोमेंट में उद्धव जी ने एक और बात कह दी है
अब तक अच्छा रहा, अच्छा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सनातुल्लाह खान साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इस प्रोग्राम में आप जुड़े। अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल तो पैनलिस्ट यही कह रहे हैं कि चूंकि नेचुरल अलाइंग हैं, कुछ मतभेद हुए थे, हो सकता है चीज़ें काफ़ी हद तक स्मूथ रहें, लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, अभी फिलहाल कुछ भी कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। इस बुलेटिन में, इस घटना चक्र में इतना ही। फिलहाल आप देखते रहिए जैन टीवी, तमाम बड़ी खबरों के लिए। नमस्कार।